जय हिंद एवरीवन। अगर आप 2026 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं तो आप लोग बहुत अच्छी जगह आ गए। यहाँ से आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर होने वाली। आपका जो क्रांति बैच है, आप लोग इस क्रांति बैच को अच्छे तरीके से कंप्लीट जरूर कर लेना। जिस दिन आपका ये बैच कंप्लीट हो रहा होगा उस दिन आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आ रही होंगी। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि किस टाइप के आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज क्लासें बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगी। तो आज की इस क्लास में प्रीवियस ईयर के जीके के प्रश्न करने वाले हैं। क्रांति बैच में क्लास नंबर 5 रहने वाली। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने क्लास को कंप्लीट नहीं किया तो आप लोग सारी क्लासें अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की इस क्लास में हम टॉप जीके के 30 प्रश्न PYQ करने वाले हैं। पूरा क्लास समाप्त होने के बाद आप लोग अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। आज की इस क्लास का प्रश्न नंबर जो हमारा 1 रहने वाला है, आपको प्रश्न को पढ़कर उसका राइट आंसर अच्छे तरीके से याद करते चलना है। प्रश्न जो है हमारा, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, हैदराबाद, उधमपुर, नई दिल्ली, लखनऊ। तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की आपकी जो स्थापना हुई थी, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको बताता चलूँगा। तो भारतीय वायुसेना की आपकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आप लोग बताएंगे भारतीय जो वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है जो भारतीय वायुसेना है उसके वर्तमान आपको अध्यक्ष अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में ये पूछा जा सकता है। जो आपके अध्यक्ष हैं वर्तमान में भारतीय वायुसेना के, वो कौन है? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। वो आपके जो हैं वो आप लोग याद रखेंगे, अमरप्रीत सिंह हैं। अमरप्रीत सिंह आप लोगों के अध्यक्ष हैं भारतीय वायुसेना के वर्तमान में, अमरप्रीत सिंह। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, अमरप्रीत सिंह आपके भारतीय वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका भारतीय वायुसेना, इसका आदर्श वाक्य क्या है? ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है 2025 में भी। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो आपका है नव्यम स्पर्शम दीप्तम। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य जो है आपका नव्यम स्पर्शम दीप्तम है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो उसके चारों ऑप्शंस देखने के बाद आपको राइट आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपका झारखंड राज्य है इसका गठन आपका 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। झारखंड जो है वो एक बिहार राज्य से अलग होकर भारत का राज्य बना था 15 नवंबर सन 2000 को। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को किस राज्य का गठन हुआ था? तो 1 नवंबर सन 2000 को आप लोगों का छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 1 नवंबर सन 2000 को आपका छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका 9 नवंबर सन 2000 को किस राज्य का गठन हुआ था? तो 9 नवंबर सन 2000 को आप लोगों का उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। आप लोगों को अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें याद करते चलना है, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद आप लोगों को बताना 2 जून 2014 को किस राज्य का गठन हुआ था? 2 जून 2014 को आप लोगों का तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। तो ये आपका भारत का सबसे नया राज्य, अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है तो आप लोग बता देंगे भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना, जिसका गठन 2 जून सन 2014 को हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझते चलना है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आपको मैं क्रांति बैच में एक एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोगों को मतलब आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ उन तक जरूर पहुंचा देना जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग एक अच्छा सा बैच खरीद कर आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर पाएँ। तो आप लोग इस वीडियो को उनके दोस्तों के साथ जरूर पहुंचा देना। आप वो लोग क्रांति बैच से जुड़कर बिल्कुल आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं और आपको फ्री में सारी चीज़ें मैं कराने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस है झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ये आपका मध्य प्रदेश राज्य है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है। कितना
प्रतिशत उत्पादन करता है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश 46% तांबे का उत्पादन करता है। उसके बाद दूसरा उत्पादन जो राज्य है वो आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान आपका दूसरा हो जाएगा। ये कितने प्रतिशत तांबा उत्पादन करता है? तो ये आपका 33% तांबा उत्पादन करता है। ये आपका दूसरे नंबर पर है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और आपका जो मध्य प्रदेश है वो आपका पहले नंबर पर है, तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश आपका पहले नंबर पर। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। राजस्थान आपका दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आर्मी भर्ती की कोई भी अपडेट जानना चाहते हैं, आपको इस चैनल पर सारी आर्मी की कंटेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपसे पूछा गया न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं केरल, हरियाणा, पंजाब, मेघालय। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये आपका हरियाणा है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो आप लोग याद रखेंगे हरियाणा का लिंगानुपात आपका 879 है। हरियाणा का लिंगानुपात आपका 879 है। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल हो जाएगा। केरल आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य और हरियाणा आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। केरल का लिंगानुपात कितना है? तो केरल का आपका 1089 लिंगानुपात है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। ये आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका न्यूनतम है, ये आपका न्यूनतम है, ये आप लोगों का हरियाणा आप तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, मैं आपको एक एक डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग बताएंगे राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं नीतीश कुमार, विष्णुदेव साय, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा। तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री आपके भजन लाल शर्मा है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार हैं। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नीतीश कुमार आप लोगों के बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद विष्णुदेव साय किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो आप लोग बताएंगे विष्णुदेव साय आप लोगों के छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आप लोगों के विष्णुदेव साय हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद मोहन यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो मोहन यादव आप लोगों के मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में कौन क्या है? यहाँ से आपके पेपर में आर्मी अग्निवीर के पेपर में प्रश्न बनता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को अभी कंप्लीट करते रहें। मैं आपको इन प्रीवियस ईयर के प्रश्न के आधार पर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूं। उसके बाद जब आपकी चैप्टर वाइज क्लासें हो रही होंगी तो आपको एक एक डाउट आपका क्लियर होता चलेगा। आपके देख रहे होंगे आप लोगों के एक प्रश्न से मैं कितने प्रश्न सारे कंप्लीट कर रहा हूं। उसके ऑप्शंस रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी बन सकती है जो कि आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना, मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। बस आपको ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखने की। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे मंगल पांडे का संबंध किस पैदल बटालियन से है? तो उसके चारों ऑप्शंस देखने के बाद आप लोग राइट आंसर याद रखेंगे। जो मंगल पांडे का संबंध है वो आप लोगों का 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखेंगे ये आप लोगों की बैरकपुर छावनी में है। बैरकपुर छावनी में है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आप लोगों को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मंगल पांडे को जो फांसी की सज़ा वो आप लोगों की जो दी गई थी वो आपकी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई थी। 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जब मैं आपको 1857 की क्रांति पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर आपको एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला फील्ड मार्शल रैंक का संबंध किस सेना से? तो उसके जो ऑप्शन हैं वायुसेना, नौसेना, थल सेना, एसएसबी।
तो फील्ड मार्शल रैंक का संबंध किस सेना से है? तो आप लोग याद रखेंगे ये आप लोगों का थल सेना से है। फील्ड मार्शल रैंक का संबंध थल सेना से। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका थल सेना है इसकी स्थापना कब हुई थी? थल सेना की जो आपकी स्थापना हुई थी वो आपकी 1 अप्रैल, आप लोग याद रखेंगे 1 अप्रैल 1895 को भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका थल सेना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पर है थल सेना का? तो इसका मुख्यालय आप लोगों का नई दिल्ली में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे इसका मुख्यालय आप लोगों का नई दिल्ली में है। उसके बाद आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका भारतीय थल सेना का है वो आदर्श वाक्य क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे सर्विस बिफोर सेल्फ, इसका मतलब होता है स्वयं से पहले देश सेवा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसका आदर्श वाक्य याद रखेंगे। उसके बाद एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है आपका सशस्त्र सीमा बल। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। एक प्रश्न से जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको सारी जानकारी बताता चल रहा हूँ, बस आपको इसको अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे। कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं भगवंत मान के सिद्धार्थ मौर्य, उसके बाद भजनलाल शर्मा, नीतीश कुमार। तो आप लोग बताएंगे कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के जो आपके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री आप लोग याद रखेंगे ये के सिद्धार्थ मौर्य है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बताएंगे कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? कर्नाटक राज्य का जो आपका गठन हुआ था वो आपका 1 नवंबर, आप लोग याद रखेंगे 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की जो आपकी राजधानी वो आपकी बंगलुरु है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें कर्नाटक की आपकी राजधानी बंगलुरु है। उसके बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री के सिद्धार्थ मौर्य, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 9। आज की इस क्लास में टोटल 30 प्रश्न लिए गए, बस आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। निम्नलिखित में से शिमला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो आप लोग बताएंगे जो आपका निम्नलिखित में से वो शिमला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शिमला आप लोगों के जो भारत के राज्य में स्थित है आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में आपका शिमला है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका हिमाचल प्रदेश है ये आपकी शिमला की राजधानी है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे शिमला की जो आपकी राजधानी वो आपकी हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका जंतर मंतर है ये आपका कहाँ पर है? तो जंतर मंतर आपका राजस्थान में है। जो आपका सांची का स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो आप लोग अपनी कॉपी पर ये सभी चीज़ें लिखते रहेंगे। मैं आपको यहाँ पर लिख कर ज़्यादा इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखने की जगह थोड़ी सी कम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किसके द्वारा लगाया गया था? तो आप लोग बताएंगे जो आपका सती प्रथा है इस पर प्रतिबंध है जो है आपका वो कब और किसने लगाया था? उसके चारों ऑप्शंस देखने के बाद आप लोग राइट आंसर अच्छे से याद रखेंगे। सती प्रथा पर प्रतिबंध आपका 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, आप लोग इम्पोर्टेंट करके इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। सती प्रथा पर जो आपका प्रतिबंध है ये आपका 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। उसके बाद जो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये आप लोगों का भारत के पहले गवर्नर जनरल है। ये आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर लिखने की जगह नहीं, बस आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ लेना है। उसके बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को याद कर लेना। उसके बाद आप लोग बताएंगे बंगाल का जो विभाजन है वो कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे बंगाल विभाजन आप लोगों का 1905 में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था।
असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था, तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको भी याद कर लेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है मैं आपको सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो उसके चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको राइट आंसर बताना है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो भारत का संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका भारतीय संविधान इसको बनने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें, इसको बनने में आप लोगों का जो समय लगा था वो आप लोगों का लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था। उसके बाद आप लोग बताएंगे भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया था? तो आप लोग बताएंगे भारतीय संविधान अंगीकृत जो आपका किया गया था वो आपका किया गया था 26 नवंबर, आप लोगों को याद रखना है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आपका अंगीकृत किया गया था, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो उसके जो ऑप्शन है तिब्बत, मानसरोवर, मध्य प्रदेश, अमरकंटक, उत्तराखंड, गंगोत्री, महाराष्ट्र, यमुनोत्री। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा आप लोगों का तिब्बत, जो कि मानसरोवर से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र की नदी की जो आपकी लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, 2900 किलोमीटर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांग यापो नदी से जाना जाता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? यांगयाप दर्रा के नाम से जाना जाता है। यांगयाप दर्रा है कहाँ? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, जो मैं आपको बोलकर बताता हूँ आप लोग अपनी कॉपी पर अच्छे तरीके से लिखते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखने की थोड़ी सी जगह कम है, इस वजह से मैं आपको लिखकर नहीं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, शाह आलम। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आप लोग राइट आंसर याद रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सिराजुद्दौला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो आपका युद्ध हुआ था ये आपका कब हुआ था? प्लासी का युद्ध आप लोगों का कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे प्लासी का युद्ध, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद प्लासी का जो आपका युद्ध हुआ था ये आपका कब हुआ था? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, प्लासी का युद्ध आप लोगों का 1757 में हुआ था। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका बक्सर का युद्ध है ये कब हुआ था? बक्सर का युद्ध भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आप लोगों का 1764 में हुआ था। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे जो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ये आपका कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। पानीपत में टोटल 3 युद्ध हुए थे, आप लोगों का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें, जब मैं आपको युद्ध के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जब आपको चैप्टर वाइज क्लासें कराऊंगा, जब हम वहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक एक बताने वाला हूँ। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, निम्न में से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? उसके जो ऑप्शंस हैं स्टैचू ऑफ यूनिट, उसके बाद स्प्रिंग टेबल, उसके बाद विश्वास की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ ऑफिस। तो आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिट। तो स्टैचू ऑफ यूनिट आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिट किसकी प्रतिमा है? तो आप लोग याद रखेंगे ये आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा का नाम है वो आपका स्टैचू ऑफ यूनिट है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, वल्लभ भाई पटेल की ये आपकी
प्रतिमा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे आप स्टैचू ऑफ यूनिट किस राज्य में है, तो स्टैचू ऑफ यूनिट आप लोगों की गुजरात राज्य में है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, स्टैचू ऑफ यूनिट की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो आप लोग याद रखेंगे इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 182 मीटर ये ऊंची है। स्टैचू ऑफ यूनिट की जो ऊंचाई वो 182 मीटर, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको इस प्रश्न को पढ़कर राइट आंसर बताना है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, वो 5 नदियाँ कौन सी हैं, तो आप लोग बताएंगे पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं। आपको चारों ऑप्शन देखने के बाद राइट आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है। वो आपकी जो नदियाँ हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सतलुज है, रावी है, ब्यास है और झेलम है और चिनाब है। पंजाब में 5 नदियों का भूमि कहा जाता है, वो 5 नदियों आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। वो आपकी सतलुज है, रावी और ब्यास है और झेलम है, चिनाब है। तो 5 नदियों के नाम आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ये तीनों ऑप्शंस आपके रॉन्ग हो जाएंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बताएंगे 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था, तो उसके चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको राइट आंसर याद रखना है। 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उपविजेता जो है वो आपका भारत रहा था। उपविजेता टीम कौन सी है, तो आप लोग याद रखें जो आपकी उपविजेता टीम है ये आपकी भारत हो जाएगी। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें उपविजेता टीम आपकी भारत हो जाएगी। उसके बाद आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आईसीसी की जो आपकी स्थापना हुई थी वो आपकी 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर आप लोगों का यूएई में है, यूएई के दुबई में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे यूएई, आपको यूएई लिखना है, यूएई आपको लिखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके यूएई के दुबई में, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है आईसीसी के वर्तमान आपके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो आपके जो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपके जय शाह हैं। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष आपके जय शाह हैं। जो आपकी उपविजेता टीम है वो आपकी भारत थी और विजेता टीम आपकी ऑस्ट्रेलिया थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं आपको सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें इस क्लास में कराने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग बताएंगे भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा आप लोगों की जो है ये आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में लिख लेना हूँ, जैसे आपका जो मिजोरम हो गया, मिजोरम, उसके बाद आप लोगों का हो गया त्रिपुरा, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका पश्चिम बंगाल, मैं यहाँ पर पीबी लिख दे रहा हूँ पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का गुजरात हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद आपका हो जाएगा झारखंड। तो आप लोगों को 8 राज्य अच्छे तरीके से याद रखना, लेकिन अपनी कॉपी पर आपको पूरे नाम लिखना है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में इसलिए लिख दिया 8 राज्य ताकि आप लोगों को पता लग जाए वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं। ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स। तो आप लोग बताएंगे महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी आपके आईपीएल में जो खेलते हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो चेन्नई सुपर किंग ने अब तक 5 बार खिताब जीता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें आईपीएल का जो खिताब है वो 5 बार आपकी चेन्नई सुपर किंग अब तक जीत चुकी है। वो 5 बार कौन कौन से सन में जीता है, तो आप लोग याद रखेंगे आपका एक 2010 में जीता था। उसके बाद दूसरा खिताब आपका 2011 में जीता था। उसके बाद जो आपका तीसरा खिताब है वो आपका 2018 में जीता था। उसके बाद आपको याद रखना है और जो आपका चौथा खिताब है वो आपका 2021 में जीता था और 5वां खिताब आपका
2023 में जीता। तो आप लोगों को पाँचों खिताब अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला 19 नंबर प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कोसी नदी किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कोसी नदी किस राज्य में है? तो कोसी नदी आप लोगों की बिहार राज्य में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है आप लोग बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो उसके जो ऑप्शन है सूरत, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके समय आपका भारत का वायसराय कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे, इसके समय आप लोगों का भारत का जो वायसराय था वो आप लोगों का लॉर्ड डफरिन था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आप लोगों का लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय। ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का जो आपका वायसराय था, ये आपका लॉर्ड डफरिन था। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय आपका जो वो है, आप लोगों के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? तो आप लोगों के जो संस्थापक थे वो आपके ए ओ ह्यूम थे। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ए ओ ह्यूम थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे, इसकी स्थापना आपकी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885। लेकिन आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखकर चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन अपनी कॉपी पर आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय संस्थापक कौन थे इसके? तो ए ह्यूम थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 18 दिसंबर 1885 में। तो अपनी कॉपी पर आपको वन लाइनर की तरह इनको लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। जिस दिन आपका ये क्रांति बैच कंप्लीट हो रहा होगा उस दिन आपको सारी चीज़ें आ रही होंगी। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, अभी तो पूरा सफ़र बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ बस शुरुआत की है। आपको मैं ये जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा रहा हूँ इनसे सिर्फ शुरुआत की है, अभी हमारा पूरा सफ़र बाकी है। जिस दिन आप लोगों की चैप्टर वाइज क्लासें शुरू होंगी उस दिन आप लोग खुद कहोगे कि इससे बाहर पेपर में प्रश्न नहीं बनेगा। मैं आपको करंट अफेयर से लेकर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। जीके का थोड़ा लंबा सा पोर्शन है तो जीके में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें ज़्यादा टॉपिक पढ़ाने होंगे। तो बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना के सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप लोग अभी से तैयारी करते ही रहोगे तो आप लोग 100% आर्मी अग्निवीर का पेपर पास कर ले जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग बताएंगे आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो उसके जो ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। तो आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है ये कहाँ से है? तो आप लोग याद रखेंगे, नर्मदा नदी का जो आपका उद्गम स्थल है ये कहाँ से है? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो उद्गम स्थल आप लोगों का अमरकंटक पठार से है। तो आप लोग याद रखेंगे नर्मदा नदी का जो आपका जो उद्गम स्थल है ये आप लोगों का अमरकंटक पठार से। अमरकंटक पठार आप लोगों का है कहाँ? आप लोग बताएंगे। अमरकंटक पठार आप लोगों का एमपी में है, मध्य प्रदेश में आप लोगों का अमरकंटक पठार है, वहीं से आप लोगों का नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को आपका आंसर बताना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उसके चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको राइट आंसर बताना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों का 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे, ये आप लोगों को अमृतसर के पंजाब में हुआ था। अमृतसर के आप लोगों के पंजाब में हुआ था। अमृतसर आप लोगों का पंजाब में पड़ता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अभी बस इतनी चीज़ें याद रखना है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपको मैं चैप्टर वाइज क्लासें कराऊंगा तो आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आप लोग खुद सोचिए, मैं आपको फ्री में इतनी अच्छी कंटेंट के साथ सारी चीज़ें डिटेल में दे रहा हूँ, इससे बेहतर आपके लिए क्या ही हो सकता है। बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ने की। नेक्स्ट प्रश्न का आपको लोग आंसर बताएंगे, मेजर रैंक का संबंध किस सेना से है? ऑप्शन है थल सेना, वायुसेना, नौसेना, पुलिस। तो मेजर रैंक का संबंध किस सेना से है? तो आप लोग याद रखेंगे, मेजर रैंक का संबंध आपका थल सेना से होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे,
कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उस ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कथकली आप लोगों का केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, कथकली आपका केरल राज्य का लोक नृत्य है। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका कथक है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? कथक आप लोगों का किस राज्य का लोक नृत्य है? कथक आप लोगों का उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका कुचिपुड़ी है, जो आपका कुचिपुड़ी है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आप लोगों का जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग याद बताएंगे जो आपका भारतनाट्यम है, जो आपका भारतनाट्यम है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भारतनाट्यम आप लोगों का तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य। आप लोगों को अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना, आपके पेपर में यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। आप लोगों को परेशान नहीं होना, जिस दिन आप लोगों की चैप्टर वाइज क्लासें शुरू होंगी उस दिन आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आ रही होंगी। बस आपको ज़रूरत होगी इन चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखने की। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे, जनरल अनिल चौहान का संबंध किससे है? तो उसके जो ऑप्शन हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कमांडर इन चीफ, एयर मार्शल चीफ, फील्ड मार्शल। तो आप लोग बताएंगे जो आपके जनरल अनिल चौहान है इनका संबंध किससे है? तो जनरल अनिल चौहान का संबंध चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो उसके जो ऑप्शन है जगदीश धनखड़, वेंकैया नायडू, राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हमसे पूछा गया है। तो भारत के वर्तमान जो आपके उपराष्ट्रपति हैं आप लोग याद रखेंगे ये आपके जगदीश धनखड़ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 27 का आप लोग आंसर बताएंगे, भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? तो ऑप्शन हैं जामनगर, तारापुर, मुंबई, हैदराबाद। तो भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? तो भारत में आपकी सबसे बड़ी रिफाइनरी आप लोगों की जामनगर में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जामनगर आप लोगों का किस राज्य में है? तो जामनगर आप लोगों का गुजरात राज्य में पड़ता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे, जो आपका कच्छ रण उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। कच्छ रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आप लोगों को राइट आंसर अच्छे तरीके से याद रखना, ये आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 29, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो उसके जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पंजाब। तो यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आप लोग याद रखेंगे आपका कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर बताना है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो चिल्का झील आप लोगों के भारत के उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है जो आपकी बुलर झील है ये किस राज्य में है? जो आपकी बुलर झील है ये आपकी किस राज्य में है? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, जो आपकी बुलर झील है आप लोगों को झीलों से संबंधित प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं। बुलर झील आप लोगों की जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो जम्मू कश्मीर में एक आपकी डल झील और आप लोग अच्छे तरीके से उसको याद रखेंगे। उसके बाद जो आपकी लोकटक झील है ये किस राज्य में है? लोकटक झील आप लोगों की किस राज्य में है? तो आप लोग बताएंगे लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील आप लोगों की वो है मणिपुर राज्य में। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, लोकटक झील आपकी मणिपुर राज्य में है। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपकी चौलाम्बू झील है, जो आपकी चौलाम्बू झील है ये आप लोगों की किस राज्य में? तो चौलाम्बू झील आप लोगों की किस राज्य में? तो आप लोग याद रखेंगे चौलाम्बू झील आप लोगों की सिक्किम राज्य में। चौलाम्बू झील आप लोगों की सिक्किम राज्य में। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकते, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई हैं। तो आज की इस क्लास में हमने जीके के टॉप 30 प्रश्न किए थे। इन 30 प्रश्नों में से आपके टोटल कितने प्रश्न सही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग अच्छे तरीके से सारी क्लासों कंप्लीट कर लेना। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासें कंप्लीट नहीं की,
आपकी जीके में 1 या 2 क्लासें और होंगी। उसके बाद आपको मैं जीएस की करा दूंगा, उसके बाद मैथ की, उसके बाद रीजनिंग की, फिर उसके बाद आपकी चैप्टर वाइज क्लासें शुरू होंगी। जब आपकी चैप्टर वाइज क्लासें शुरू होंगी तब मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के बता दूंगा, उसमें आपको किस तरीके से हम किस सब्जेक्ट को टारगेट करने वाले हैं। तो आप लोग अभी से इन क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहें, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं करा रहा हूँ। बस आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलेंगे। अगर आप लोग अभी से बराबर अपनी पढ़ाई करते रहेंगे तो आप लोग 100% 2026 में आर्मी अग्निवीर का पेपर पास कर देंगे। आप लोग इस वीडियो तक उन दोस्तों तक जरूर पहुँचा देना जितने दोस्त 2026 में आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।